आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं वॉर अपडेट विद अमित कुमार पालित। प्रधानमंत्री मोदी से पहले मुलाकात और फिर हुई इस डील पर बात। अमेरिका और ईरान की डील की मैं बात कर रहा हूं। अब इसे संयोग ही समझिए कि प्रधानमंत्री मोदी जिस वक्त फ्रांस में मौजूद है G7 की बैठक के लिए, तो डोनाल्ड ट्रंप भी जाहिर सी बात है G7 के लिए पहुंचे हुए थे। लेकिन दोनों की मुलाकात होती है, दोनों के बीच चर्चाएं होती हैं और उसके बाद रात को यह खबर आती है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पेरिस में मौजूद, जब वो थे पेरिस में थे, तब उन्होंने ईरान के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि इस पीस डील पर, इस समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। अब मैं संयोग इसीलिए कह रहा हूं कि पहले प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत हुई, प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी तारीफ भी की कि आपने बहुत अच्छा काम किया कि आपने मिडिल ईस्ट में जो शांति को लेकर आपने कदम उठाया है उससे पूरी दुनिया को फायदा होगा। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी भी बातें रखी और तब जाकर आखिरकार आप देखिए कि जब ये मुलाकात हो गई उसके बाद फिर रात को ईरान के साथ इस डील पर हस्ताक्षर कर दिए गए। अब इसमें एक देश जो लगातार कोशिश कर रहा था कि इस पीस डील में अपने आप को बताने के लिए कि हमारे वजह से पीस डील हो रही है, हमने ही कदम उठाया हुआ है पाकिस्तान, जो हमारा पड़ोसी मुल्क है। अब सोचिए कि पाकिस्तान जब इस पूरे पीस डील को लेकर मध्यस्थता करने की बात कर रहा था तो हर तरफ से यानी कि भारत के अंदर से भी लगातार सवाल उठाए जा रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर सवाल उठाए जा रहे थे और भारत सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि भारत ने क्यों मध्यस्थता की कोशिश नहीं की। अब देखिए, ये है मध्यस्थता। जिस व्यक्ति या फिर जिस देश को मध्यस्थता के रूप में या मध्यस्थ के रूप में प्रोजेक्ट किया गया या जिसने खुद को प्रोजेक्ट किया, जब पीस डील साइन है तो उसका कोई नामो निशान ही नहीं है। मसूद पेजेश्कियन ने तेहरान में बैठ के सिग्नेचर कर दिए और दिखा दे कि हमने साइन कर दिया, और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने पेरिस में बैठ के सिग्नेचर किए और दिखा दे कि हमने समझौता कर लिया। और ठीक उसके बाद ईरान के स्पोक्सपर्सन, जो विदेश मंत्रालय के स्पोक्सपर्सन है, उन्होंने आकर कह दिया कि हस्ताक्षर हो चुके हैं, ये डील जो है, ये पीस डील है, ये लागू हो चुका है और अगले 60 दिनों तक चर्चा होगी किस तरह से जो इसके तमाम बिंदु हैं, 14 पॉइंट्स हैं, उसको कैसे लागू किया जाएगा। अब 14 पॉइंट्स भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले मोदी से मुलाकात और फिर ये बात क्यों बनी, हम क्यों कह रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि भारत के लिहाज से इस डील पर सिग्नेचर होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जब डोनाल्ड ट्रंप से बात की थी, 45 मिनट तक बातचीत चली। अब जो 45 मिनट तक बातचीत हुई है उसके बारे में बहुत जानकारी नहीं है कि किन मुद्दों पर हुई है। जाहिर सी बात है कि ट्रेड, डिफेंस, हर चीज पे बात हुई थी, लेकिन जो मीडिया के सामने हुई बहुत अहम थी। अब मीडिया के सामने जब बात हुई थी तो सबसे पहले तो आप जानिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने तो पहले इस बात का स्वागत किया कि हाँ, समझौता होने जा रहा है, और प्रधानमंत्री मोदी की ओर से तारीफ की गई डोनाल्ड ट्रंप की कि आपने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है शांति के पथ पर, जिसकी वकालत भारत लगातार करता रहा है। लेकिन इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने एक बहुत कड़वी बात कर दी डोनाल्ड ट्रंप के सामने, और लेकिन सीधे तौर पर कही, क्योंकि भारत के हित की बात थी। उन्होंने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोला जाना बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन साथ ही इस इलाके से जो जहाजों की आवाजाही होती है उसमें सुरक्षा का ख्याल रखा जाए, क्योंकि ज्यादातर जहाजों पर इस वक्त पूरी दुनिया में भारत के नागरिक बतौर क्रू मेंबर्स काम करते हैं। और हाल ही में एक जहाज पर जो हमला हुआ था जिसमें भारत के 3 नाविक मारे गए थे, उसका भी जिक्र कर ही दिया उन्होंने कि इनकी सुरक्षा को ध्यान में रखना होगा, इनकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। क्योंकि अगर भारत के नागरिकों ने हाथ खड़े कर दिए और कहा कि नहीं, हम कमर्शियल शिप्स में अब नहीं जाएंगे, तो अब मान के चलिए पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी, बंद हो जाएगी, जस के तस जहाज वही रह जाएंगे। तो भारत की जो भागीदारी है पूरे ग्लोबल ट्रेड में, खासतौर पे जो शिपिंग इंडस्ट्री में, वो बहुत अहम भागीदारी है। और प्रधानमंत्री मोदी ने उसी को सुनिश्चित किया है। भारतीय जो नाविक जो जहाज़ों में मौजूद रहते हैं और खासतौर पे जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट एरियाज है, वहाँ से अगर गुजरते हैं, वहाँ पर उनका जहाज गुजर रहा है, तो उनकी सुरक्षा को लेकर भी भारत ने अपनी दो टूक बात रख दी। और सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी ने सबके सामने, वर्ल्ड मीडिया के सामने बात कही और उन्होंने कहा कि इस बात को आप सुनिश्चित कीजिए अपने इस डील में। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ करनी शुरू कर दी। उन्होंने खूब तारीफ की। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जब तक भारत में प्रधानमंत्री मोदी हैं, बतौर प्रधानमंत्री हैं, इस पद पर है, तब तक भारत के ऊपर कोई आंख उठा के देख नहीं सकता। कोई भारत के खिलाफ अगर कोई हमला भी करता है तो जब तक मैं मौजूद हूं, भारत के साथ अमेरिका खड़ा रहेगा। और उन्होंने ये भी कहा कि अब प्रधानमंत्री मोदी के बाद जो लीडर आते हैं तो मुझे नहीं पता कि तब क्या होगा, क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच तो कोई ऐसा समझौता है नहीं कि एक देश के ऊपर हमला हो तो दूसरा देश मदद करने के लिए आ जाएगा। लेकिन ये जो बातें हैं,
ये बातें इसलिए बहुत मायने रखती हैं क्योंकि ये बताता है कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए प्रधानमंत्री मोदी या भारत क्यों अहम है और क्यों लगातार, भले ही आप कह सकते हैं कई सारे ऐसे मौके आए जब डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को लेकर कई सारे बातें कही, कई सारे कटु चीजें कही, यानी जो अच्छी नहीं लगी किसी भारतीय को भी, लेकिन जब आमने सामने बैठकर बात होती है प्रधानमंत्री मोदी से, तब वो भारत की तारीफ किए बिना रह नहीं पाते और साथ ही साथ भारत की क्या अहमियत है उससे ही समझ में आ जाता है कि वैश्विक स्तर पर या वैश्विक मंच पर भारत की आखिरकार स्थिति कैसी है, जो इस बैठक के दौरान देखने को मिली। अब जब प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी बातें रख ली, उन्होंने कह दिया कि भाई हमारा कंसर्न है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला रहना चाहिए, तेल की आवाजाही होती रहनी चाहिए, और दूसरी बात है कि अपने मुद्दों को आप बातचीत के जरिए सुलझा लीजिए। और भारत का सबसे बड़ा कंसर्न है कि जब हॉर्मुज को लेकर आगे बातचीत होगी, क्योंकि 60 दिन तक बातचीत होनी है, तो उस दौरान जब बातचीत होगी तो उसमें जो वहां से नाविक गुजर रहे हैं जहाजों पर, उनकी सुरक्षा को भी ध्यान में रखा जाए। ऐसे नहीं कि किसी ने भी हमला कर दिया, चाहे वो अमेरिका हो या फिर ईरान हो। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें आप सोचिए कि सबसे हालत जो स्थिति जो बनी हुई है वो पाकिस्तान की है। शहबाज शरीफ ने लिखा था कि इसको पीस डील को मेमोरेंडम लिखा था, इस्लामाबाद मेमोरेंडम। अब इस्लामाबाद का मेमोरेंडम कहाँ है किसी को कुछ पता नहीं है। अब स्विट्जरलैंड में अगर बातचीत होगी तो 60 दिन की बातचीत होगी, अब कुछ हस्ताक्षर होने नहीं है, जो साइन होना था साइन हो चुका है। तो जो कोशिश की जा रही थी पाकिस्तान की ओर से कि अपने आप को बताने की उनकी वजह से ये सब कुछ मुमकिन हुआ है, वो पूरी तरह से फेल हो गया है। और या कहें कि ये प्रधानमंत्री मोदी के ही किस्मत में शायद लिखा हुआ था कि जब वो पेरिस में रहेंगे, डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होगी, ठीक उसके बाद ये बड़ी डील साइन हो जाएगी डोनाल्ड ट्रंप की ओर से। और ठीक उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने इस डील को लेकर डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत भी की और उसका जिक्र भी किया। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आखिरकार ये 14 सूत्रीय यानी कि 14 पॉइंट्स क्या है, क्योंकि 14 जो पॉइंट्स हैं जिन पर अब आगे बातचीत होने जा रही है ये बहुत अहम है। अब तत्काल और स्थायी युद्ध विराम की बात कही गई है। अब तत्काल और स्थायी युद्ध विराम के लिए सबसे पहले जो शर्त रखी गई है वो शर्त है कि जितने भी इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं इस एरिया में उसको बंद करना होगा, सैनिक कार्रवाई बंद करनी होगी। एक जो मिडिल ईस्ट यानी कि पर्शियन गल्फ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में उसे बंद किया जाएगा, जिसमें अमेरिका और ईरान सीधे तौर पर सम्मिलित हैं, यानी कि दोनों आमने सामने हैं। तो यहाँ पर अपनी अपनी सेना को पीछे हटा लेंगे और 30 दिन का वक्त है कि ये ब्लॉकेड हटा लेगा अमेरिका, उसी तरह से ये ईरान भी करेगा। दूसरी बात है कि एक दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान रखा जाएगा। अब ईरान मिडिल ईस्ट में है, लेकिन अमेरिका तो मिडिल ईस्ट में नहीं है, लेकिन बहरीन में उसका 5th फ्लीट की नेवी का हेडक्वार्टर है। उसी तरह से यूएई है, कतर है, इन सब इलाकों में अमेरिका के अपने बेसेस हैं, सऊदी अरब में बेसेस है, कुवैत में बेसेस हैं। तो इन बेसेस के ऊपर ईरान कोई हमला नहीं करेगा और अमेरिका की ओर से ईरान के ऊपर कोई हमला नहीं किया जाएगा। आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करने की बात निकलकर सामने है। 60 दिन का जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ ये वार्ता होती रहेगी और अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी हटा लेंगे इन 60 दिनों के अंदर। तो ये 5 पॉइंट हो गए। अब आते हैं 6, 7, 8, 9 और 10। ईरान के लिए समुद्री यातायात सामान्य करना होगा। तो ईरान को बताया गया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अब 28 फरवरी से पहले जैसी स्थिति थी वैसा बनाना होगा। और हॉर्मुज को लेकर जो आवाजाही है उसको सुनिश्चित किसको करना है, इस वक्त ईरान को करना है, क्योंकि ईरान ने इस इलाके में माइंस बिछा रखे, माइंस को हटवाना पड़ेगा और उसकी तरफ से कोई हमले ना हो जो भी यहाँ से जहाज गुजरे। और क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा सहयोग बढ़ाने की बात हो रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि अब ओमान और साथ ही ईरान मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की आप कह सकते हैं एक तरह से देखरेख करेंगे, या फिर इनका इस इलाके में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक तरह से आधिपत्य देखने को मिलेगा, या फिर ये कहा जाए कि कहीं ना कहीं अपरोक्ष रूप से इनडायरेक्टली अमेरिका ने ईरान को ये लेजिटिमेसी दे दी है, या फिर उसके वर्चस्व को एक तरह से आप कह सकते हैं कि सही बता दिया है कि हाँ इस इलाके में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अगर किसी का दबदबा रहेगा तो ईरान का रहेगा। हालांकि वाकई में क्या इसको माना जाएगा? जो टोल वसूलने की बात हो रही है कि आप पर्यावरण के नाम पर जो टैक्स लगाएंगे क्या वो वसूल पाएगा, ये सब 60 दिनों के अंदर बातचीत में चलेगा। लेकिन फिलहाल जो ये MOU सामने आया उससे तो यही लगता है कि ईरान को इसमें फायदा होता नजर आ रहा है। ईरान पर आर्थिक और वित्तीय प्रतिबंधों को चरणबद्ध तरीके से हटाने का काम शुरू होगा, लेकिन ये तभी शुरू होगा जब 60 दिन के अंदर अमेरिका देखेगी कि जो हमने शर्तें रखी हैं क्या उसको मान रहा है, क्या ईरान उन सब चीज़ों पर कदम उठा रहा है, उन सब चीज़ों को लागू कर रहा है, तभी धीरे धीरे प्रतिबंध हटेंगे। ईरान के पुनर्निर्माण और आर्थिक सुधार के लिए $300 बिलियन की बात निकलकर सामने आई। लेकिन ये $300 बिलियन ऐसा नहीं है कि कैश उठा के दे दिया जाएगा,
$300 बिलियन की बात जो हो रही है, इसमें जो भी मिडिल ईस्ट के देश हैं वो सब मिलकर मदद करेंगे और जो पुनर्निर्माण किया जाएगा, जो नुकसान हुआ ईरान के अंदर, उसमें पैसा लगाएंगे। और मान के चलिए कि ये जब पैसा लगाया जाएगा, जो पुनर्निर्माण होगा, तो उसमें जो कंस्ट्रक्शन होगा उसमें कहीं ना कहीं तमाम वो कंपनियां आएंगी जिनका ताल्लुक अमेरिका से है, या फिर मिडिल ईस्ट की वैसी कंपनियां आएंगी जिसमें हिस्सेदारी है अमेरिका की। तो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था जो है या इंफ्रास्ट्रक्चर जो जिसमें अभी तक सिर्फ चाइना का, चीन का आधिपत्य था ईरान के अंदर, उसमें अमेरिका और अमेरिका के सहयोगी देश भी शामिल होंगे, अंदर घुस जाएंगे। अब बात आती है ईरान के परमाणु हथियार ना बनाने की आश्वासन। ये सबसे महत्वपूर्ण है। एक कि लेबनान, पहली चीज कि क्या लेबनान में इस वक्त जो युद्ध जारी है हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच, वो बंद हो जाएगा। ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अगर वो बंद नहीं होता है तो फिर ये जो समझौता है ये कैसे लागू होगा, क्योंकि इजराइल ने साफ कर दिया है जो ये डील हुई है ये ईरान और अमेरिका के बीच में हुई है। इजराइल का इससे कोई लेना देना नहीं है। इजराइल के हितों को ध्यान में नहीं रखा गया, क्योंकि इजराइल के जो मकसद है या फिर उसके जो विषय हैं वो बिल्कुल अलग है। वो चाहता है कि पूरी तरह से ईरान के अंदर रजीम चेंज हो जाना चाहिए, जो इस्लामिक वहाँ पर सत्ता है वो हट जाना चाहिए, और किसी भी लिहाज से कोई भी परमाणु कार्यक्रम या हथियार और साथ ही साथ लॉन्ग रेंज मिसाइल का जो कार्यक्रम है उसे भी ईरान को बंद करना होगा। लेकिन ये तमाम चीज़ें तो है नहीं इस वक्त इस MOU में या फिर इस डील में। तो ऐसे में इजराइल क्या मानेगा, ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है। दूसरी बात है कि अमेरिका ने जो कहा है कि परमाणु हथियार नहीं बना सकता है ईरान, साथ ही साथ उसके पास जो एनरिच यूरेनियम रखा हुआ है वो भी वापस करना होगा या फिर उसको नष्ट करना होगा। और दूसरी बात है कि आखिरकार कितना यूरेनियम वो इस्तेमाल कर सकता है, अगर इस्तेमाल करेगा अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए तो कहाँ से आएगा। अब ईरान की ओर से कहा जा रहा है कि हमने तो बहुत पहले ही जो आपके न्यूक्लियर ट्रीटी है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी में साइन कर दिया है, जिसके तहत हमने पहले ही कह दिया था कि हम परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे। अब उसी को वो एक बार फिर से कह रहा है कि हम इसको रिफर्म कर रहे हैं, कि हम फिर से कह रहे हैं कि हाँ हम ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन अमेरिका ये चाहता है कि ईरान की ओर से बात आए कि हाँ हम नहीं बनाएंगे। हालांकि इसको लेकर अब आगे लंबी चर्चा होगी और इसके लिए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के जरिए ये आगे बातचीत चलेगी, और साथ ही साथ संयुक्त एक निगरानी तंत्र बनाया जाएगा जिसके तहत देखा जाएगा कि जो शर्तें ईरान ने रखी है वो अमेरिका मान रहा है कि नहीं मान रहा है, और अमेरिका ने जो शर्तें रखी है वो ईरान मान रहा है कि नहीं मान रहा है। और जो आखिरी है उसमें है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के तहत ही ये एक जो आखिरी जो फाइनल डील होगी, UN यानी संयुक्त राज्य सिक्योरिटी काउंसिल के तहत ही उसको अंतिम रूप दिया जाएगा। आप कह सकते हैं उस पर मुहर लगेगी, ताकि जो पूरी दुनिया है, इंटरनेशनल जो बिरादरी है, उसको भी सम्मिलित कर लिया जाए इस डील के ऊपर। लेकिन इसमें जो दो मुख्य जगह हैं, एक हो गया लेबनान और इजराइल को लेकर, हिजबुल्लाह को लेकर, और दूसरा है न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर। ये दो ऐसे पेंच हैं जो ऐसे पेंच है, एक है लेबनान जो ईरान की ओर से शर्त रखी गई है, और न्यूक्लियर जो अमेरिका की ओर से शर्त रखी गई है। इस पर आगे बहुत ज़्यादा माथापच्ची होगी, और क्या वाकई में उस दौरान इसका कोई समाधान निकल पाता है। अगर इन दोनों का समाधान नहीं निकलता है तो फिर ये डील कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे ये ज़मीन पर उतारा जाएगा, इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा, इस पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। अब आखिर में आपको बताते हैं कि जो डील को लेकर लगातार चर्चा हो रही है कि डोनाल्ड ट्रंप की डील कैसी है, ओबामा ने 2015 में डील की थी तो वो डील कैसी थी, और ओबामा के डील को जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने नकार दिया था, कहा था कि बकवास डील थी, एक तरह से हाथ में पैसा पकड़ा दिया था और उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। तो आप देख लीजिए दोनों डील में क्या समानताएं हैं या फिर असमानताएं हैं। ओबामा ने जो डील की थी, ठीक है, उसमें आप देख सकते हैं न्यूक्लियर प्रोग्राम, फोकस था न्यूक्लियर प्रोग्राम ओनली, और यहाँ पर न्यूक्लियर इशू प्लस ब्रॉडर रीजनल सिक्योरिटी यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने रखा है कि वहाँ पर तक कि आप न्यूक्लियर प्रोग्राम अपना बंद कर देंगे। यहाँ पर कहा जा रहा है कि न्यूक्लियर हथियार तो बना ही नहीं सकते और प्रोग्राम भी बंद करना, साथ ही यूरेनियम को भी आपको वापस देना होगा। अब इसमें डिटेल दिया गया था कि एनरिचमेंट, उसके बाद कितना स्टॉक रख सकते हैं, कितना इस्तेमाल कर सकते हैं अपने न्यूक्लियर पावर स्टेशंस के लिए, जिसके तहत ही उसने एनरिच करना शुरू किया था। यहाँ पर तो सीधी सी बात है कि आप पूरी तरह से बंद कर देंगे, आप कर ही नहीं सकते, एनरिच ही नहीं कर सकते। फिलहाल अमेरिका की ओर से ये शर्त रखी गई है। अब सारा इन्फेक्शन यहाँ पर जो होना था IAEA की ओर से हो जाएगा, और यहाँ पर वेरिफिकेशन मैकेनिज्म स्टिल बीइंग नेगोशिएटेड। आखिर किस तरह से
हालांकि अमेरिका की ओर से कहा गया है कि अमेरिका ने कहा है कि जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उसी के तहत एक मैकेनिज्म तैयार किया जाएगा कि किस तरह से न्यूक्लियर प्रोग्राम जो अभी तक हुआ है उसको बंद किया जाएगा और साथ ही साथ जो एनरिच यूरेनियम है उसको किस तरह से नष्ट करना है या फिर उसको ट्रांसफ़र करना है, उसके लिए अभी 60 दिन में बातचीत में क्लियर होगा। इसके अलावा न्यूक्लियर रेस्ट्रिक्शंस हटाने को लेकर, सैंक्शंस जो हटाने को लेकर बात हुई थी, अब पोटेंशियल सैंक्शंस रिलीफ टाइड टू ब्रॉडर एग्रीमेंट। अब यहाँ पर था कि लिफ्ट इन एक्सचेंज फॉर न्यूक्लियर रेस्ट्रिक्शंस, वहाँ पर सैंक्शंस हटा लिया गया था, तेल बेचने की इजाज़त दी गई थी, ये कह कर कि हमने जो आप पे पाबंदी लगाई है न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर उसको आप मानिए। तो ये ओबामा ने कहा था। यहाँ पर है कि हम हटाएंगे लेकिन उससे पहले आपको जो हमारी शर्तें हैं माननी पड़ेंगी। ये डोनाल्ड ट्रंप के इस MOU में है या फिर डील में है। अब इसमें ईरान, US, UK, फ्रांस, जर्मनी, रशिया, चाइना इन और EU यानी कि यूरोपियन यूनियन को शामिल किया गया था, पार्टी बनाया गया था जब वो डील साइन हुआ था। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच ही ये डील हुई है। और एक और चीज़ बता दें कि यहाँ पर मिसाइल प्रोग्राम को लेकर ओबामा ने कोई बात नहीं की थी और यहाँ पर बताया जा रहा है कि ईरान को मिसाइलें रखने की इजाज़त दी जा रही है। वहाँ पर तो कोई जिक्र नहीं था, यहाँ पर है कि हाँ ठीक है आप अपने मिसाइल प्रोग्राम को रख सकते हैं। अब क्या उसमें लॉन्ग रेंज को लेकर कुछ है कि आप कहाँ तक बना सकते हैं, क्योंकि फिलहाल तो 2000 किलोमीटर तक तो बना ही चुके हैं यहाँ पर। और साथ ही साथ यहाँ पर माना गया था कि जो ओबामा का जो डील था वो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि नरम था या फिर बहुत ज़्यादा कठोर पाबंदियां नहीं लगाई गई थी, तो कहीं ना कहीं माना गया था कि बहुत लचीला और बहुत ही कमज़ोर डील किया गया था। अभी तक तो जो डोनाल्ड ट्रंप की डील है, क्योंकि अब इसमें तो बातचीत हो रही है, देखा जाए तो किसी को कुछ खास समझ में नहीं आ रहा क्योंकि बहुत वेग लग रहा है। इसमें मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग से ज़्यादा मेमोरेंडम ऑफ बोलते हैं ना कि मिसअंडरस्टैंडिंग समझ में आ रहा है, चाहे वो लेबनान को लेकर हो, चाहे वो हॉर्मुज़ के आप कह सकते हैं कि किसकी इस पर पकड़ होगी या फिर कौन उसकी देखरेख करेगा, उसकी सिक्योरिटी कौन सुनिश्चित करेगा, इसको लेकर भी मिसअंडरस्टैंडिंग है। और तीसरी चीज़ जैसा हम बता रहे हैं कि ये न्यूक्लियर डील किस तरह से ये करेंगे, इस पर भी कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। लेकिन बहरहाल उम्मीद यही कर सकते हैं कि जो डील हुई है अब 60 दिनों के अंदर उस पर कोई ठोस ये तमाम बातचीत में चीज़ें निकल कर आएँ और ज़मीनी हकीकत के तौर पर हम कुछ ठोस देख पाएँ।